नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है उसी का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम अध्याय जो हमारा है भारतीय संविधान है ना, इसका कुछ अध्ययन हमने कर लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए, यहाँ तक अध्ययन किया था हमने है ना कि नेपाल में पहले राजतंत्र था और वहाँ पर दोबारा से क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो वहाँ पर नए संविधान की आवश्यकता हुई और नए संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, यानी उनकी राजनीतिक व्यवस्था देश की कैसी है, यह मुख्य उद्देश्य होता है संविधान का। ठीक है, नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर, यानी पहले जो संविधान था एक तरह से नेपाल में, उसमें क्या कहा गया था कि शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ना, यानी ये हमने कक्षा 7 में पढ़ा है कि लोकतांत्रिक सरकार जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रजा के द्वारा अपने पसंद के नेता को चुना जाता है और वही नेता सांसद विधायक आगे जाकर के एक तरह से सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, यानी संविधान में वो नियम बनाए गए हैं, ऐसे कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं कि राजनेता जो हैं ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकें। ठीक है, राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। अब देखते हैं हम। देखिए, सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, यानी वो थोड़ा दबंग है और बच्चों के ऊपर वो एक तरह से दादागिरी करता है, उनको दबा के रखता है ना सबको। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों को ख्याल रखने के लिए बोलती हैं, है ना। जो टीचर अध्यापिका हैं वो कक्षा से बाहर जा रही हैं और वो सुरेश से कहती हैं कि अपनी कक्षा का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है, यानी उसको थोड़ा अवसर मिल गया और वो अनिल जो लड़का है उसको किस प्रकार से देखो तंग करता है। देखिए, अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। उसने अनिल से कहा कि अनिल, मैं आज मैडम से आपकी शिकायत करूँगा। तो वो क्या बोल रहा है अनिल, देखिए, लेकिन मैंने क्या किया है कि भैया आप मेरी शिकायत करोगे, क्यों करोगे, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है। ठीक है, तो आगे देखिए, श्रीमती जब राय वापस कक्षा में आती हैं तो देखिए, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, है ना, और सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। यानी एक तरह से सुरेश ने और मैडम जो अध्यापिका थी उसको भड़का दिया और कहा कि आपके जाने के बाद अनिल जो है कक्षा में हो हल्ला कर रहा था, है ना, और मेरी बात नहीं सुन रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे मैडम क्या कहती है, अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो अनिल क्या बोला, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देखिए किस तरह बिना वजह किसी को परेशान किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं हम। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है ना। यानी संविधान में ऐसे नियम बनाए गए हैं
कि जो राजनेताओं को सत्ता के दुरुपयोग से रोकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को कुछ याद है? पिछली कक्षा 7 में हमने देखा था एक जो लड़का होता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उससे किस प्रकार से जो प्रधानाध्यापक हैं खेल के मैदान में झाड़ू लगवाते हैं, इसका हमने अध्ययन किया है। किस तरह उसके साथ भेदभाव किया जाता है, दलित होने के कारण किस तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। ठीक है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। यानी संविधान में एक तरह से हमको एक मौलिक अधिकार दिया गया है और वो है कौन सा? समानता का। ठीक है, इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। देखिए, यानी एक जो वर्ग है, जो थोड़ा मजबूत जो वर्ग है ना, ताकतवर वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग को परेशान नहीं करे, इसके लिए देखिए क्या कथा के माध्यम से, चित्रपट जो कथा इसके माध्यम से समझा गया है। देखते हैं, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है तो देखिए कुछ लड़के कह रहे हैं चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं, बास्केटबॉल, है ना। तो दूसरी टीम वाले क्या कहते हैं, नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। यानी कुछ लड़के या लड़कियां कह रहे हैं कि आज बास्केटबॉल खेलेंगे, लेकिन कुछ क्या कह रहे हैं कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहता है ना। यानी शिक्षक जो होता है वो देखता है कि मैं आपस में वाद विवाद हो रहा है खेलने को लेकर के, तो उसने कहा कि आप अपने अपने हाथ उठा करके और ये राय बताएं कि आपको कौन सा खेल खेलना है। ठीक है, वह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। यानी एक तरह से हाथ उठाए गए, है ना, हाँ हम जीत गए। यानी एक तरह से हाथ उठवाए गए तो क्या होता है, देखिए हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़कियां कह रही हैं कि हम हमेशा इन लड़कों से पीछे रह जाती हैं क्योंकि कक्षा में लड़कों की संख्या अधिक है। ठीक है, मैडम को फैसला लेने का कोई तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ठीक है, ये लड़कियां कहना चाह रही हैं कि मैडम को कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे हमारी जो भावना है उनको भी कदर की जाए, है ना। अब देखिए हाँ हम जीत गए, लड़के कह रहे हैं कि हम और जीत गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह के अस्वस्थ हालात यानी बीमार जो हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। यानी जो हालात हमको चित्रकथा के माध्यम से दर्शाए गए हैं, ऐसे कुछ हालात और कहाँ पर पैदा हो सकते हैं, हमारे समाज में, देश में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। ठीक है, जैसा कि इस चित्रकथा पट से हमको पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है ना। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है, यानी संविधान में जो नियम दिए गए हैं, कायदे कानून दिए गए हैं, उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाए, उनके अधिकार नहीं छीने जाए, है ना, जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। यानी समान रूप से सभी को एक समान अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके कुछ अधिकारों का हनन हो जाए और जो बहुसंख्यक हैं उनको अधिक अधिकार मिल जाए। ठीक है, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जैसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, या फिर
एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण, यानी 2 कारण हम पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए तीसरा कारण क्या है, और वो यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है, यानी तीसरा क्या, अपने आप से बचा सकें। जब इस बात को हम सुनते हैं तो थोड़ा अजीब सी लगती है, अचंभा सा होता है। असल में इसका मतलब है, क्या अर्थ है इसका, कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, है ना। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इससे समझने के लिए नीचे चित्रकथा पट को देखिए, यानी यहाँ पर हर कारण को, हर उद्देश्य को चित्रकथा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो देखते हैं तीसरे कारण के लिए क्या है। शबनम दुविधा में है और उसे कुछ तय करना है। लड़की है शबनम और वो दुविधा में है, संशय में है। क्या संशय है, उसको कुछ तय करना है। देखिए कल की परीक्षा है, मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, है ना। वो सोच रही है कि कल की मेरी परीक्षा है और मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। यानी जो मैं जिस कार्यक्रम को पसंद करती हूँ, है ना, जिससे जो टीवी में जो चैनल जो आ रहा है, एक तरह से मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। यानी उसके मन में संशय चल रहा है, अगर मैं इस सीरियल को देखूँगी तो मेरे दोनों अध्याय रह सकते हैं। ठीक है, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। तो मम्मी ने पूछा उससे कि तुम मुझे, शबनम मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो, ऐसा क्यों है ना। तो देखिए मुझे वह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो शायद मेरी भी मन नहीं ललचाए। उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि आप ऐसा करिए, आज की रात टीवी मत देखिए, क्योंकि जब टीवी चलेगी तो सीरियल को देखना मेरा भी मन करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे अंक आए हैं या सवाल आए हैं। तो शबनम कह रही है, सोच रही है कि अच्छा रहा जो मैं रात को वो सीरियल नहीं देखा और दोनों अध्यायों का अध्ययन कर लिया, उसमें से बहुत से सवाल आए हैं, क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनसे देश आस्था रखता है। यानी कुछ जो ऐसे सिद्धांत हैं उनको ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है, देश विश्वास रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही विकृत हो चुकी है ना। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। यानी अगर भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ जाए तो जो आम जनता है, लोग ये सोचने लगेंगे कि यहाँ पर जो पार्टी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, बहुत गंदी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है ना। तो इसको सही करने के लिए अब हमको ऐसा करना चाहिए, किसी राजा को ये शासन सौंप देना चाहिए या यहाँ पर फिर फौजी शासन, एक तरह से राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। ठीक है, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। यानी जब बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं लोग दुविधा में, तो वो फिर नहीं सोच पाते हैं कि अगर तानाशाही शासन लग गया तो वो उनकी एक तरह से बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनको तहस नहस कर देगा, उनके हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। जो अच्छा जो संविधान होता है, देश की जो एक तरह से बुनियादी संरचना जो होती है, उन्माद से इसको बचाता है ना। ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हमको संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो चर्चाएं यहाँ पर चित्रकथा के माध्यम से हमको समझाई गई हैं, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, संविधान की। ठीक है,
आगे देखते हैं, आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, यानी भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए 20वीं सदी तक आते आते, यानी जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था, है ना। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया, मंथन किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी उन्होंने ये एक तरह से सपना संजोया, उन्होंने मन में विचार किया कि हमारा भारत स्वतंत्र जब हो जाएगा वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था, जिन कायदे कानूनों को मानना पड़ता था, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। यानी वो जो कायदे कानून जो थे, नियम थे, वो किसके द्वारा बनाए गए थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। देखिए, औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन, यानी एक तरह से ब्रिटिश सरकार का जो हमारे यहाँ पर शासन था, उसी को औपनिवेशिक राज्य का लंबा अत्याचारी शासन यहाँ पर कहा गया है। उसने इतना स्पष्ट कर दिया था भारतीय लोगों के सामने कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, यानी राजतंत्रात्मक शासन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन होना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, यानी लोकतांत्रिक एक तरह से प्रजातांत्रिक जब सरकार बनेगी तो उसमें सभी को एक समान दर्जा प्राप्त होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। अब गठन का कार्य कैसे हो, है ना, और उसमें किस तरह से उसके कामकाज किए जाएं, उसके नियम क्या हों, यह काम किसी एक आदमी के वश का काम नहीं था। यानी इतना सारा कार्य एक तरह से करना एक आदमी के ये काम नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। यानी देखिए, सीधा उत्तर हमको प्राप्त हो रहा है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो यानी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 300। ठीक है, भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। भावी यानी होने वाले, तैयार होने वाले, आने वाले जो हमारा जो संविधान हमारे सामने आने वाला था, उसके निर्माण के लिए 3 साल तक लगातार, देखिए 46 से 49 मान लो आप, है ना, तब तक लगातार बैठकें होती रही, है ना, सभाएं होती रही। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से गुजरना था। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान का निर्माण करने की। ठीक है, हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति। यानी ये बहुत बड़ी समस्या थी कि उस समय हमारे भारत देश में बहुत से धर्मों को मानने वाले, बहुत से समुदाय के, है ना, बहुत से संस्कृतियों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। यानी उस समय देश के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी चल रही थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। जो देशी रियासतें थी वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि हम भारत में विलय करें या पाकिस्तान में, या अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित करें। तो ये वहाँ पर चल रहा था, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। यानी ये जो सारे मुद्दे हमको, समस्याएं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो संविधान सभा भी उनको महसूस कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। यानी ये उनको जो दायित्व सौंपा गया था, ये भार जो ये उन्होंने एक तरह से उठा लिया था संविधान का निर्माण करने का, उसको बहुत बहादुरी के साथ पूरा किया और देश को ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया
जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है ना। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। यानी सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके एक तरह से संविधान का गठन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को यानी एक तरह से संविधान को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो यानी यहाँ पर बताया गया है कि एक तरह से संविधान सभा के सामने कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी परेशानियाँ आई इस संविधान को निर्माण करने में, और किस तरह उससे जूझते हुए उन्होंने, और ये दस्तावेज एक तरह से हमारे स्वतंत्र भारत के लिए एक दस्तावेज संविधान तैयार किया है ना। इसके जो कुछ उद्देश्य हैं है ना, उनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।